तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपने मन में दो बातें बिठा लेनी है। फर्स्ट, ये वीडियो आपको HTML सीखने के लिए लास्ट वीडियो होगी। आई गारंटीड ये वीडियो आपको HTML सिखा ही देगी। एंड सेकंड, HTML वेबसाइट डेवलपमेंट की सबसे इजी लैंग्वेज है। अब मैं सबसे पहले अपना नोटपैड खोलूंगा और HTML का स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि HTML होता क्या है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। आप एक बार वो जाके वीडियो देखो, उससे आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे और उसके बाद आप इस वीडियो पे जंप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जिद है, नहीं भाई मैं नहीं देखता, मुझे तो यही वीडियो देखनी है, तो अब जिद का तो कोई इलाज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि HTML है क्या चीज। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ टैग्स की हेल्प से ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा डिस्प्ले कर दे कंटेंट। HTML जो है वो बॉडी के स्केलेटन की तरह होती है, मतलब हड्डियों के ढांचे की तरह। HTML क्या करती है, वेबसाइट का ढांचा बनाती है, मतलब कि वेबसाइट का लेआउट बनाती है। अब ये लेआउट दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मेरी पहली वेबसाइट है। जब मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी थी तो ऐसी ऐसी कुछ बनाई थी, तो इग्नोर करना इस वेबसाइट को। तो इस टाइप की कुछ वेबसाइट दिखती है। तो ये नेवबार हो गया और ये अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, ये अपना बटन हो गया। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में तो आप देख सकते हैं। तो ये HTML जो है वेबसाइट का सिर्फ लेआउट बनाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम HTML के अंदर कुछ टैग्स की हेल्प से ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा ऐसा कंटेंट हमारा अब डिस्प्ले कर दे। अब ये टैग्स होते क्या है, टैग्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो ब्राउजर पढ़कर समझ जाता है कि मुझे अब क्या डिस्प्ले करना है, और टैग्स की हेल्प से ब्राउजर HTML कंटेंट में और सिंपल कंटेंट में डिफरेंस समझ पाता है। तो फॉर एग्जांपल टैग्स क्यों जरूरी है। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई कंटेंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, तो मैंने लिख दिया आई हैव अ पैराग्राफ। और मान लो कि मुझे इसी के नीचे एक हेडिंग लिखनी है। हेडिंग क्या लिखनी है, हेडिंग लिख दिया मैंने। तो अब ब्राउजर को कैसे पता लगेगा कि ये पैराग्राफ है या ये हेडिंग है, तो इस वजह से टैग्स की हेल्प लेनी पड़ती है हमें। तो अगर मुझे HTML में पैराग्राफ को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं पहले एक ब्रैकेट ओपन करूंगा और P लिखूंगा। तो ये P एक टाइप का टैग है जो मुझे वेबसाइट में पैराग्राफ इंसर्ट करने में हेल्प करता है। एंड अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपना कंटेंट लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पैराग्राफ। एंड अब मैं अपने इस P टैग को क्लोज करूंगा। क्लोज कैसे करूंगा, ब्रैकेट ओपन /, नाउ P एंड ब्रैकेट क्लोज। ऐसे मैं अपने P टैग को ओपन करूंगा और ऐसे मैं अपने P टैग को क्लोज करूंगा। तो ये क्लोज करना टैग इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लेते हैं ब्राउजर आपकी HTML डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है, तो अब मैं इसको अगर क्लोज नहीं करूंगा तो ये तो इसके आगे वाला सारा कंटेंट को पैराग्राफ ही मानेगा ना। तो हमें उसे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से P टैग शुरू हुआ था, ये मेरा पैराग्राफ है और यहाँ पर मेरा पैराग्राफ बंद हो रहा है, तो इसे पैराग्राफ की फॉर्म में मेरी वेबसाइट पर इंसर्ट कर दे। तो ये कुछ बात थी टैग की। अब जैसे हेडिंग है, हेडिंग को मैं कैसे लिखूंगा, तो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं H1 टैग। तो H1 टैग को लिखने के लिए मैंने बताया पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे H1, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद मुझे इस H1 टैग को बंद करना पड़ेगा। तो / बिफोर H1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे ही सभी टैग ओपन होंगे और क्लोज होंगे। तो अब हम HTML के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ या मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आपको सिर्फ वो चीज़ समझनी है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। या आपको ये नहीं सोचना कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, या मुझे ये टैग्स नहीं पता, ये मुझे याद करने पड़ेंगे, या अब जितना भी मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा वो आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपका काम है सिर्फ समझना कहाँ पर क्या चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये टैग्स पहली बात आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको इसका रेफरेंस कहाँ से लेना है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ याद हो जाएगी। वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे बहुत सारे टैग, जैसे पैराग्राफ के लिए P टैग है, डायरेक्टली याद हो गया। हेडिंग के लिए H1 टैग है और H1 से H6 टैग होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। इस कोड का क्या मतलब है, डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। जब ब्राउजर हमारी HTML फाइल को रीड करेगा तो एक कोड चीख चीख कर बोलेगा, ब्राउजर भाई मैं एक HTML डॉक्यूमेंट हूँ,
ब्राउज़र भाई मैं एक HTML डॉक्यूमेंट हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये टैग ब्राउज़र को ये बता रहा है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, ये फाइल एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब सेकंड कोड हम लिखेंगे HTML। ये कोड ब्राउज़र को ये बता रहा है कि यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे तुम्हें वेबसाइट का सारा कंटेंट मिलेगा। और अभी मैंने आपको बताया था अगर हम किसी टैग को ओपन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया, तो अब मुझे क्लोज करना भी ज़रूरी है, तो मैं अब यहाँ पे HTML टैग को क्लोज कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, अगर कोई टैग ओपन होता है और अगर कोई टैग क्लोज हो गया, जैसे HTML टैग ओपन भी हो चुका है, क्लोज भी हो चुका है, अब ये एक एलिमेंट बन चुका है, ये एक HTML एलिमेंट बन चुका है। मतलब कि जैसे ये HTML ओपन टैग, इसके बीच में कंटेंट, और ये HTML क्लोजिंग टैग, और ये जो पूरा पार्ट है इसे हम बोलेंगे HTML एलिमेंट। आई होप अब आपको एलिमेंट के बारे में पता चल गया क्या होता है। अब इसके अंदर HTML के अंदर दो चीज़ें आती है, एक हेड टैग। ये हेड टैग क्या है? तो हेड टैग के अंदर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। आई रिपीट, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बताई जाती है। इसका मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो मैं गूगल क्रोम पर गया, मैंने कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ बेस्ट कार इन इंडिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आए। अब ये रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। इस वेबसाइट के अंदर हमें क्या कंटेंट दिखने वाला है। अब इसको बोलते हैं हम टाइटल। ये जो हमें बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है ये होता है टाइटल ऑफ द वेबसाइट, और ये होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट। ये हमें वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। अब जब मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो हमें टाइटल यहाँ पर भी शो होता है। तो अब मैं अपने नोटपैड पर आता हूँ और अपना टाइटल लिखता हूँ। टाइटल में लिखता हूँ आवर फर्स्ट कोड। ये हमारी वेबसाइट का पहला कोड है। अब हेड टैग के अंदर और क्या क्या आता है? हेड टैग के अंदर आता है मेटा टैग। मेटा टैग यूज होता है अपनी गूगल में वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। मतलब जब मैंने यहाँ पे बेस्ट कार सर्च करा तो ये जो सबसे पहले पे आया, ये तो ऐड हो गई, ये जो सबसे पहले पे रिजल्ट आया ये SEO की हेल्प से होता है। आपका कंटेंट तो मैटर करता ही करता है, लेकिन कुछ चीज़ें SEO में भी मैटर करती है कि आपका डिस्क्रिप्शन में आपके कुछ कीवर्ड्स आते हैं, मतलब बहुत चीज़ें मैटर करती है, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मेटा टैग्स की हेल्प से लिखा जाता है। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं मेटा टैग के, तो उसको हम बाद में डीप में डिस्कस करेंगे। एंड और क्या क्या आता है हेड टैग के अंदर? हेड टैग के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल भी अटैच होती है, क्योंकि CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल मतलब डिज़ाइन और जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है वो भी तो उसकी इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसलिए वो भी हेड टैग के अंदर ही ऐड होती है। अभी मैं ना तो CSS फाइल ऐड कर रहा ना जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड कर रहा, मैं सिर्फ टाइटल लिख के हेड टैग को बंद कर रहा हूँ। अब हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग, और अब मैं इस बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा। बॉडी टैग के अंदर क्या होता है? बॉडी टैग के अंदर हमारा कंटेंट होता है, जो भी हमारा वेबसाइट में शो होगा, जो भी कंटेंट हमारा वेबसाइट में शो होगा वो आएगा हमारे बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग में मान लेते हैं अभी हमने सीखा था हेडिंग के लिए H1 टैग यूज होता है और पैराग्राफ के लिए P टैग होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग भी डाल देता हूँ और पैराग्राफ भी डाल देता हूँ और आपको शो करके दिखाता हूँ वेबसाइट के ऊपर। तो मान लेते हैं मैं अपनी हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग ऑफ आवर वीडियो एंड H1 टैग क्लोज। और अब मैं पैराग्राफ टैग लिखना चाहता हूँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज जो अपनी लाइफ का पहला कोड लिख रहे हैं एंड नाउ P टैग शुड बी क्लोज्ड। और हमारा अब ये बॉडी टैग क्लोज हो चुका है और ये हमारा HTML भी क्लोज हो चुका है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को। डॉक टाइप HTML हमारे ब्राउजर को ये बताता है कि ये फाइल HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो अपना HTML टैग है ये ब्राउजर को ये बताता है कि यहाँ से हमारा HTML कोड स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हेड टैग के अंदर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, लाइक टाइटल टैग।
मेटा टैग, जो डिस्क्रिप्शन अभी हमने देखा वो मेटा टैग की हेल्प से आता है। CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सब हेड टैग के अंदर अटैच होती है। उसके बाद आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम वेबसाइट का पूरा कंटेंट लिखते हैं। नेक्स्ट H1 टैग हमारी हेडिंग के लिए यूज होता है और P टैग हमारे पैराग्राफ के लिए यूज होता है। हेडिंग के लिए अब कुछ टैग्स और भी होते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और फिर हम HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करता हूँ। सेव एज में जाके अब आपको यहाँ पर लिखना है आवर फर्स्ट कोड .html। ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर .html एक्सटेंशन यूज़ करनी है। अगर आपने ये यूज़ नहीं करी ना तो ब्राउज़र नहीं पढ़ेगा आपकी HTML फाइल। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ब्राउज़र आपकी HTML फाइल को पढ़े तो आपको ये एक्सटेंशन ज़रूर यूज़ करनी है। और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी पहली वेबसाइट रेडी है आवर फर्स्ट कोड की। अब जब मैं इसे खोलूँगा तो देखो ये हमारा टाइटल आ गया जो अभी हमने आवर फर्स्ट कोड लिखा था, ये हमारी हेडिंग आ गई और ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब मुझे पता है ये कहीं से कोई वेबसाइट नहीं दिख रही, लेकिन अगर आपने ये अपनी पहली वेबसाइट बनाई है तो उसकी खुशी एक अलग ही है। अब मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और अब आप बोलोगे गौरव भाई तुमने यार इतना कोड लिखवा दिया, हमारे जैसे बंदे किचन से जाकर पानी की बोतल नहीं लाते और यार इतना कोड हम लिखेंगे कैसे। एंड आई नो, अगर मैं अब आपको ये बोलूँ कि हम अपनी कोडिंग नोटपैड में करने वाले हैं तो आधे से ज़्यादा लोग अभी के अभी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा। तो उसके लिए हम अब चलते हैं और अपने VS कोड को डाउनलोड करते हैं। VS कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बड़े बड़े कोड भी बिल्कुल आराम से सेकंडों में लिख लेंगे। जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर अभी हमने लिखा था HTML का, वो आप देखना VS कोड में हम कैसे जनरेट कर देंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम को खोलना और लिखना VS कोड डाउनलोड। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com। इस पर क्लिक करके आप अपना VS कोड डाउनलोड कर सकते हो। विंडो वाला बंदा यहाँ से डाउनलोड कर सकता है और मैक वाले यूजर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है और मुझे पता है इतना तो आप कर ही लोगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो अब मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ। जैसे ही आप अपना VS कोड खोलोगे कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। ऐसा सा नहीं दिखेगा, एक्चुअली मैंने थोड़ी थीम चेंज कर रखी है अपने VS कोड की। तो VS कोड के अंदर होता क्या है कि हम अपना कोई एक फोल्डर खोल लेते हैं। तो फोल्डर खोलने के लिए मैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लूँगा और इसका नाम वेबसाइट ट्यूटोरियल रखूँगा और अब इसको अपने VS कोड में खोल लूँगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप पे ये वाला फोल्डर खोल लेना। तो आप यहाँ से अब अपने उस फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उस फोल्डर में कोई फाइल बनानी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी नई फाइल बना सकते हैं और अगर आपको वहाँ पर कोई नया फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक नया फोल्डर बना सकते हैं। और अब हम कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारी लाइफ को थोड़ा और ईजी बना देगी। तो सबसे पहली एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना लाइव सर्वर और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। अब हमारे नोटपैड में क्या हो रहा था, जब भी हम कोड लिख रहे थे तो उसे चलाने के लिए हमें उस फाइल को सेव करना पड़ रहा था और उसके बाद हमें दिखता था कि क्या चेंज हो रहा है। अगर हम ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमें बार बार रन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो हम जब डायरेक्टली चेंज करेंगे और चेंज करते ही हमें अब डायरेक्टली ब्राउज़र पे दिख जाएगा इस एक्सटेंशन की वजह से। और साथ ही साथ आप एक और एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना प्रीटियर नाम की, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। इससे आपका कोड थोड़ा फॉर्मेट दिखेगा, थोड़ा अच्छे से दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि VS कोड में थीम कहाँ से चेंज होएगी। तो थीम चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे कलर थीम में जाना है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए वो थीम लगा सकते हो। तो अगर मैं आपको VS कोड के अब सारे फीचर बताऊंगा तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा टाइम इसी को बताने में लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी एक न्यू फाइल बनाऊंगा lecture1.html। अब देखो वहाँ पर जो हमने HTML का स्ट्रक्चर लिखा था वो यहाँ पर हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है और एंटर मार देना है। तो VS कोड ने आपके लिए ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत डिफरेंट लग रहा है तो एक बार देख लेते हैं। डॉक टाइप HTML का मीनिंग आपको पता है, HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू EN।
तो HTML टैग का तो हमें पता है, ये कोड ये बताता है कि हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट है, और lang इज इक्वल टू en का मतलब है कि हमारी जो कोड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश के अंदर है। हेड टैग हमें पता है, मेटा टैग को हम बाद में डिस्कस करेंगे, टाइटल हमें पता है, बाकी कुछ है नहीं। तो आपने देखा VS कोड में हमने सिर्फ एक्सक्लेमेशन लगाया और एंटर मारा और इसने हमारा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व होगी। तो अब सबसे पहले मैं आपको हेडिंग इंसर्ट करके दिखाऊंगा, जो हमें पता है H1 टैग से हमारा ब्राउजर हमें हेडिंग शो कर देगा वेबसाइट के अंदर। तो मैं H1 टैग लिखूंगा और एंटर मार दूंगा। VS कोड ने हमें पहले ही सजेस्ट कर दिया कि ये H1 टैग है और हमारे लिए लिख दिया। अब मैं मान लो यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1। तो यहाँ पर अब लाइव सर्वर को कैसे यूज़ करना है, जब आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पर लाइव सर्वर का आइकन आ गया होगा। गो लाइव पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, अब ब्राउज़र पर आप लाइव आ चुके हो। जैसे आप इंस्टाग्राम पर लाइव आते हो, फेसबुक पर लाइव आते हो, वैसे ही आप ब्राउज़र पर लाइव आ चुके हो। अब मान लो आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये मेरे में तो चेंज हो गया, ये आप में नहीं चेंज होएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फाइल को बार बार सेव करना पड़ेगा। आप जैसे ही जो भी चेंज करोगे आपको इस फाइल को Ctrl+S से सेव करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ब्राउज़र पे दोबारा देखना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को और सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पर क्लिक करना और ऑटो सेव पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी जैसे ही आप कुछ चेंज करोगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब कैपिटल H एंड स्मॉल h आर डिफरेंट। अगर मैं यहाँ पे इस स्मॉल h की जगह कैपिटल H लिख दूंगा तो भी मेरे ब्राउजर में कोई चेंज नहीं आएगा और वैसे के वैसे हेडिंग आ जाएगी। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी है, फॉर एग्जांपल C होगी, C++ होगी, जावा होगी, वो सारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो स्मॉल h और कैपिटल H को डिफरेंट समझती है। अच्छा, और सेकेंड बात, तो सबसे पहले मैं इस हेडिंग को हटाऊंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML के अंदर कमेंट कैसे लिखते हैं। कमेंट वो पोर्शन होता है जो आप कोड के अंदर यूज़ नहीं कर रहे, आपने जो अपने यूज़ के लिए लिखा है कि आपको ये चीज़ याद रह जाए। तो मैंने आपको बोला था HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लैंग्वेज। तो इसको कमेंट करने के लिए आपको Ctrl+/ दबाना है। Ctrl+/ से आप किसी भी लाइन को कमेंट अनकमेंट कर सकते हो। अब ये जो लाइन है ये आपके कोड में कहीं पे इंटरफेयर नहीं करेगी, तो जब ब्राउज़र आपकी फाइल को पढ़ रहा होगा तो वो इस कोड को इग्नोर करेगा। तो अब मैं कमेंट साथ साथ लिखता चलूँगा, जिसकी वजह से जब मैं आपको ये कोड दूंगा तो ये एक नोट्स की तरह आपके साथ रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लास और आईडी के बारे में। क्लास और आईडी क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब भी हमें किसी एलिमेंट को टारगेट करना है तो हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं। अब किस टाइम हमें क्लास का यूज़ करना है और किस टाइम हमें आईडी का यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 H1 टैग बना लूँगा। अब VS कोड के अंदर जब आप H1 इंटू 4 लिखोगे और एंटर मारोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए 4 H1 बना देगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हेडिंग 1, यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं हेडिंग 1 को बैकग्राउंड कलर ब्लू देना चाहता हूँ। तो इसको ब्लू देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं H1 पे ही बैकग्राउंड कलर लगा दूं। तो यहाँ पर मैं अब थोड़ी CSS लिखूंगा जो आपको इग्नोर करनी है, जब हम उसको पढ़ेंगे जब देखेंगे। तो मैं यहाँ पे मान लो H1 के ऊपर ही बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ब्लू। तो क्या होगा, मेरे सभी के सभी H1 पे ब्लू बैकग्राउंड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हेडिंग 1 पर ही बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, तो उस टाइम मैं हेडिंग 1 को आईडी दे दूंगा। आईडी देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी। VS कोड मुझे आईडी सजेस्ट कर देगा, एंटर मारते ही ये मेरे लिए सिंटैक्स लिख देगा। तो अब मुझे आईडी का नाम देना पड़ेगा। अब आप आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हो, प्रेफर मैं यही करूंगा कि आप आईडी और क्लास का नाम ऐसे दो जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि मान लो कल को जब आप कोई बड़ी वेबसाइट बनाओगे और उसका कोड बहुत बड़ा हो जाएगा तो बाद में कभी कुछ चेंज करना हुआ तो आपका ही दिमाग खराब हो रहा होगा कि ये मैंने किस चीज़ के लिए दिया था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको आईडी और क्लास का नाम कुछ ऐसा देना है जो आपको देखते ही पता लग जाए कि ये मैंने इस चीज़ के लिए दिया था। तो अब मैं यहाँ पे आईडी का नाम दे देता हूँ हेडिंग 1 और अब मैं क्या करूँगा, इस H1 की जगह हेडिंग 1 को बैकग्राउंड कलर दूंगा। हेडिंग 1 को बैकग्राउंड कलर दिया तो अब आप देख सकते हो कि मेरे सिर्फ हेडिंग 1 पे बैकग्राउंड कलर ब्लू आ गया। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिली, हमें ये शिक्षा मिली कि आईडी जो है
जब भी हमें किसी एक बंदे को बैकग्राउंड कलर या कोई भी प्रॉपर्टी देनी हो तब हम किसका यूज करेंगे, आईडी का। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को जब मुझे कोई एक ही प्रॉपर्टी देनी है तो उस टाइम मैं क्या करूंगा, क्लास का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और मैं क्लास का नाम लिखता हूँ हेडिंग 2 और यहाँ पर भी मैं यही क्लास कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, CSS के अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है हेडिंग 2 क्लास का, उसको मैं येलो दे दूंगा और हेडिंग 1 की जगह मैं क्लास को यूज करूंगा हेडिंग 2। तो अब जब मैं ब्राउजर पर जाऊंगा तो देखो मेरा हेडिंग 2 और हेडिंग 3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिली कि जो आईडी है वो सिर्फ एक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज होती है, लेकिन जो क्लास है वो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कमेंट लिख देता हूँ, क्लास वर्सेस आईडी। आईडी क्या है, फॉर टारगेट ओनली वन एलिमेंट, और क्लास क्या है, फॉर टारगेट वन और मोर एलिमेंट। और मैं इसको अब क्या कर दूंगा, कमेंट। आई होप आपको क्लास वर्सेस आईडी का कंसेप्ट समझ आ गया। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में। सम इंपॉर्टेंट टैग्स। तो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं जितने भी टैग्स बताऊंगा अब आपको याद नहीं करने, आपको बस समझना है। आपको इतना पता होना चाहिए कि इस टाइप का टैग होता है। अगर आपको इतना भी पता है इस टाइप का टैग होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अगर मुझे पैराग्राफ इंसर्ट करना है, हमको पता है वेबसाइट पर पैराग्राफ लगाने के लिए पी टैग यूज होता है, लेकिन मान लेते हैं हमको नहीं पता, तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, गूगल पर जाऊँगा और लिखूंगा विच टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग पैराग्राफ ऑन वेबसाइट। ये लिखते ही गूगल ही मुझे बता देगा कि पी टैग। तो कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रेफरेंस है, आप गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इस टाइप का टैग होता है। तो अपना पहला टैग है पी टैग। अब यहाँ पर अगर मुझे VS कोड के अंदर रैंडमली कुछ भी वर्ड्स इंसर्ट करने हैं, मतलब कितने भी वर्ड्स का पैराग्राफ लगाना है, तो मैं अब टाइप कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लोरेम। लोरेम लिखकर मैं लिखूँगा कि मुझे अब कितने वर्ड्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 20 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, तो 20 लिखते ही मैं एंटर मार दूंगा तो मेरा जो है 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा। अगर मैं ब्राउज़र पर गया तो आप देख सकते हो कि मेरा 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ चुका है। अब ये आपका कोड पूरी लाइन के अंदर सारा स्पेस ले लिया इसने। इसको रैप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्यू पर जाकर टूगल वर्ड रैप कर सकते हो, जिससे ये आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। नहीं तो आप Alt+Z से भी कर सकते हो। तो ये जो हेडिंग है ये ऊपर आना चाहिए था और सम टैग्स नीचे आना चाहिए था। तो ठीक है, पी टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग पैराग्राफ ऑन वेबसाइट। उसके बाद बात आती है H1 टैग की। अब हेडिंग के लिए मैंने आपको बोला कि H1 टैग यूज होता है, लेकिन H1 के अलावा H1 से H6 तक टैग्स होते हैं जो सभी के सभी यूज होते हैं हेडिंग के लिए। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको स्मॉल हेडिंग चाहिए होती है, कहीं पर लार्ज हेडिंग चाहिए होती है। तो H1 से H6 तक जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाता है उसका टेक्स्ट साइज भी जो है वो स्मॉल होता जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी के सभी टैग लिख के आपको दिखा देता हूँ। H2, H3, H4, H5, H6। तो ये है हमारी हेडिंग 1। आपको पता है कि हम बहुत आलसी है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा और यहाँ पर कर दूंगा हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। और मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँगा तो आप देख सकते हो कि ये जो हेडिंग है, जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे टेक्स्ट साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये थे कुछ H1 से H6 तक टैग। तो अब हम बात कर लेते हैं BR टैग की। अब ये BR टैग किस लिए यूज होता है, तो BR टैग जब कभी भी आपको वेबसाइट के अंदर एक्स्ट्रा लाइन देनी हो तो उस टाइम हम यूज करेंगे BR टैग का।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ 50 वर्ड्स का। तो एक बार हम ब्राउजर पर देख लेते हैं। तो ये ठीक है, पैराग्राफ हमारा आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कोमा है ना, इसके बाद जितना भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। इसके बाद की जो लाइन है मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो वहां पर मैं यूज करूंगा बी आर टैग का। तो अब मैं क्या करूंगा, कोमा के बाद बी आर टैग लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बी आर टैग का यूज करा। अब मैं ब्राउजर पर देखूंगा तो आप देख सकते हो मेरी कोमा के बाद की लाइन छूट चुकी है। अच्छा, और मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि ये जो माइनस आ रहा है ना अगली लाइन में, सीधा ये अगली लाइन में ना आए, एक लाइन छोड़ कर आए। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, बी आर टैग का यूज करूंगा। तो अब देखो हमारी लाइन छूट चुकी है। और इसी के साथ साथ एक और टैग होता है एच आर टैग। एच आर टैग यूज होता है अपनी वेबसाइट के अंदर लाइन लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एच आर टैग लगा दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन आ चुकी है। वैसे ही मैं एक और एच आर टैग लगा दूंगा तो एक और लाइन आ जाएगी। तो बी आर टैग यूज होता है एक्स्ट्रा लाइन देने के लिए और एच आर टैग यूज होता है लाइन लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कमेंट्स लिख देता हूँ, बी आर टैग ये यूज होता है एक्स्ट्रा लाइन लगाने के लिए, और आपका जो एच आर टैग है ये यूज होता है लाइन वेबसाइट पर शो करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। तो अब बात कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। ये स्पेशल कैरेक्टर क्या है HTML के अंदर। तो स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप लगाओगे ना अगर HTML के अंदर, तो वो वेबसाइट पर शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल स्पेस, अगर मान लो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ दिया कोई 20 वर्ड्स का, और मैं क्या चाहता हूँ ये सिट के बाद मैंने 10-20 स्पेस दे दिए, तो अब क्या होगा, ये स्पेस वेबसाइट पर शो नहीं होंगे। जैसे मैं ब्राउजर पर जाकर आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर स्पेस शो नहीं हुए। तो अब अगर मुझे स्पेस लगाना है तो क्या स्ट्रेटेजी है स्पेस लगाने की, आप क्रोम पर लिखेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स इन HTML और यहाँ पर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर आपका मन करे। तो मैं यहाँ पे www.html.m की वेबसाइट पर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सभी स्पेशल कैरेक्टर के लिए अपना एक अलग अलग कोड दे रखा है। एक ये वाला कोड है जो नंबर की फॉर्म में है, और एक ये कोड है जो अल्फाबेट्स की फॉर्म में है। आपको जो पसंद आए आप ये कॉपी करके अपने HTML कोड पर पेस्ट कर देना, तो वहां पर वेबसाइट में वो स्पेशल कैरेक्टर शो हो जाएगा। अब मैंने क्या लगाया था, मैंने स्पेस लगाया था। अब स्पेस लगाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है EN स्पेस। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कोड को मैं करूँगा कॉपी और अपने HTML में यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाऊँगा। और अब अगर अपने ब्राउज़र पर आकर देखूँगा तो ये देखो ये मेरा स्पेस आ चुका है। तो स्पेशल कैरेक्टर ऐसे ही यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ, मैं एक ग्रेटर देन का साइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर अगर पेस्ट करता जाऊँगा तो मेरा ग्रेटर देन का भी साइन आ जाएगा। तो स्पेशल कैरेक्टर को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टैग्स की जो हमारे टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी एक पी टैग लगाऊंगा। यार आज मैं पी टैग बहुत लगा रहा हूँ, लोरेम 400। तो मैंने क्या करा, 400 वर्ड का एक पी टैग लगा दिया और मैंने ब्राउज़र पर जाकर देखा ये मेरा पी टैग आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3-4 BR लगा दूंगा। अब ये जो मैं आपको टैग बताने वाला हूँ ना, ये आप कभी भी HTML के अंदर यूज़ नहीं करोगे, और अगर करोगे तो बहुत रेयरली करोगे, क्योंकि ये फीचर्स हम CSS की हेल्प से ईजिली अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा तो बताना पड़ जाए। तो सबसे पहले होता है आई टैग। आई टैग का मतलब है जो हमारे वर्ड को इटैलिक कर देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पैराग्राफ में जो मेरा ये इप्सम वर्ड है ना, मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई टैग लगाऊंगा, और ये जो क्लोजिंग टैग है मैं इसको इप्सम के बाद लगाऊंगा। और अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो इप्सम है वो इटैलिक में हो चुका है। अब यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़े BR टैग और दे देता हूँ जिसकी वजह से आपको देखने में आसानी होए। तो हाँ अब ये ऊपर आ चुका है। तो जो इप्सम है वो इटैलिक हो चुका है। वैसे ही
आई टैग के साथ साथ एक टैग होता है ईएम टैग, ईएम टैग, और इसको भी मैं अपनी सिट के बाद कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो सिट भी इटैलिक हो गया। तो मतलब आई टैग भी इटैलिक करता है वर्ड को और ईएम टैग भी इटैलिक करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यार इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा ऑकवर्ड सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए नोट्स लिख देता हूँ। आई टैग एंड ईएम टैग, ये वर्ड को इटैलिक करने में हेल्प करता है और ये भी वर्ड को इटैलिक करने में हेल्प करता है, थोड़ा एम्फसाइज करके। तो हाँ, ये दोनों ही टैग का रिजल्ट सेम है। जो आई टैग भी है वो भी इटैलिक करने में हेल्प करता है वर्ड को, और जो ईएम टैग है वो भी इटैलिक करने में हेल्प करता है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो आई टैग है ना, ये सिंपली एक वर्ड को बिल्कुल आराम से, प्यार से, शराफत से इटैलिक कर देगा। लेकिन जो ईएम टैग है ना, वो थोड़ा प्रेशराइज करके इटैलिक करेगा। तो अब आपको लग रहा होगा थोड़ा ऑकवर्ड सा डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस है यार इसमें। अगर मैं आपको ये डिफरेंस एक स्टोरी से समझाऊं, तो मान लो आप एक ट्रेन में जा रहे हो और आपके सामने एक बंदा बैठा है। अब आपके पास पानी की बोतल नहीं है, उसके पास पानी की बोतल है और आपको बहुत जोर से प्यास लगी है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं जो आप उससे पानी मांग सकते हो। एक तो आप ऐसे कह सकते हो, भैया क्या आपके बोतल में पानी है? अगर है तो क्या मैं पी सकता हूँ? एक तो ये तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका, अगर आप हरियाणा के हो, अरे भाई बोतल में पानी है तो दिए। तो अब क्या हुआ, जब मैंने पहली बार बोला वो था शराफत से बोलना, और जब मैंने दूसरी बार बोला तो मैं थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ उस बंदे को पानी देने के लिए। तो यही डिफरेंस होता है इन दोनों टैग में। आई टैग जो है वो प्यार से इटैलिक कर देता है और ईएम टैग जो है थोड़ा प्रेशराइज करता है। और वैसे ही टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए दो टैग होते हैं। अगर मैं यूज करूँ यहाँ पे बी टैग, तो बी टैग हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो सुसी, ये पता नहीं यार ये पी टैग में कैसे कैसे वर्ड आते हैं। सुसीपिट, तो देखो ये सुसीपिट जो है ये बोल्ड हो चुका है। वैसे ही मैं अगर स्ट्रोंग टैग का यूज करूं, कौन से टैग का यूज करूं? स्ट्रोंग टैग का, तो ये टैग भी हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। और इसमें भी गाइज यही डिफरेंस होता है कि ये बंदा थोड़ा प्रेशराइज करता है, लेकिन बी टैग बेचारा शराफत सा, बी टैग बेचारा शरीफ सा, ये आराम से कर देगा उसको बोल्ड। तो आपके लिए यहाँ पे थोड़े से नोट्स लिख दिए जाए। बी टैग एंड अपना स्ट्रॉन्ग टैग। तो ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने में हेल्प करता है, एंड ये भी हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने में हेल्प करता है। तो गाइज आई होप आपको ये चीज भी ढंग से समझ आ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल टैग की। स्मॉल टैग हमारा किस लिए यूज होता है? अगर मैं चाहता हूं कि बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में मेरा कोई टेक्स्ट स्मॉल दिखे, तो मैं वहां पे यूज करूंगा स्मॉल टैग का। और ये किस पर लगाया था मैंने? वोलूपटाटिम। तो जो अपना वोलूपटाटिम है, देखो यहाँ पर ये इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट इससे बड़ा है। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ मेरा वर्ड औरों के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूँगा? बिग टैग का। और मैं इस पे लगा दूंगा कोरुप्टी पे। तो कोरुप्टी जो है अब मेरा थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में बिग और बोल्ड हो चुका है। तो अपना क्या था? एक था हमारे पास बिग टैग, रीजन में थोड़ा बड़ा टेक्स्ट करने में हेल्प करता है
और जो है अपना स्मॉल टैग, औरों के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल करने में हेल्प करता है। तो ठीक है गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टैग जो अपने टेक्स्ट की थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ चुकी है। आई नो ये टैग्स आप बहुत ही कम यूज़ करोगे अपनी HTML में, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप अपने HTML से अपनी वेबसाइट की स्टाइलिंग कर रहे हो। ये चीज़ हम CSS से बिल्कुल प्यार से हैंडल कर सकते हैं, और ये चीज़ हम तब देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। अच्छा, और अब दो टैग ऐसे ही और है जो आप बहुत ही रेयरली यूज़ करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10 की पावर 2 लिखना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो अब वो कैसे लिखोगे? तो 10 की पावर 2 लिखने के लिए तो हमारा एक सूप टैग होता है। सूप टैग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ 10, मुझे अब 10 की पावर 2 करना है, तो मैं इसको हेडिंग में डाल देता हूँ। मुझे क्या लिखना है? 10। अब की पावर 2, तो की पावर 2 में मैं क्या करूँगा? 10 के बाद एक सूप टैग दे दूँगा, और सूप टैग के बीच में मैं क्या लिखूँगा? 2। तो अब आप ब्राउज़र पर देख सकते हो मेरा 10 की पावर 2 आ चुका है। और वैसे ही अगर मुझे 10 log 2 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए होता है अपना सब टैग, 10 सब टैग 10 log 2। तो अब आप देख सकते हो 10 log 2 आ चुका है। तो ऐसे ही ये कुछ टैग्स यूज होते हैं। अब हम आते हैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। मान लो अब आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, जब मैं 11th में था तो मुझे अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट दो टाइप की बन सकती है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक एक ऑप्शन को नंबर दे दूँ, या मैं क्या करूँ उसको अनऑर्डर कर दूँ, मतलब कोई भी एक आइकन दे दूँ और वो सेम ही हो, मतलब मैं सब ऑप्शन पर डॉट लगा दूँ, और या मैं उसको ऑर्डर कर दूँ 1 2 3 4 करके। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को लगाने के लिए मैं क्या करूँगा? OL टैग का यूज़ करूँगा। मैं लगाऊंगा OL, जैसे कि VS कोड ने मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया, और मैं मारूंगा एंटर। कोई भी मेहनत नहीं करूंगा ऐसे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए। तो अब देखो ऑर्डर्ड लिस्ट OL, तो OL टैग जो है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है, डायरेक्टली पता चल रहा है टैग से ही। अब क्या होगा, मुझे इसके अंदर क्या डालनी है? लिस्ट। लिस्ट डालने के लिए मैं यूज करूंगा LI टैग का। जब भी मैं कोई भी ऑप्शन डालूंगा तो उसमें यूज होगा LI टैग। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे 11th क्लास में, तो मैं क्या करूंगा? LI इंटू 5, मेरे 5 LI आ जाएंगे। अब मेरे पास मान लो एक था इंग्लिश जो मैंने कभी नहीं पढ़ी, उसके साथ थी मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड टाइपोग्राफी। तो अब मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँ तो आप देख सकते हो मेरी लिस्ट बन चुकी है ऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पर इसको ऑर्डरिंग कर दी गई है। और अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर एक कमेंट लिखूँगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं UL। ये यार यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस U को इरेज करा तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर भी U इरेज हो गया, और मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी लिखा गया। तो ये यार कोई एक्सटेंशन थी, अब मुझे भी याद नहीं है कि वो एक्सटेंशन क्या थी। अगर आपको ये एक्सटेंशन यूज़ करनी है आप नेट पर सर्च कर लेना गूगल पर, तो आपको वहाँ पर एक्सटेंशन का नाम मिल जाएगा और आप भी अपने VS कोड में लगा सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे UL करा और मैं अपने क्रोम पर आया तो यहाँ पर देखो मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है। OL और UL टैग का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो अब आएगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टैग, जिसे हम बोलते हैं A टैग। अब A टैग हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो A टैग किस लिए यूज़ होता है? कोई भी लिंक देने के लिए वेबसाइट के अंदर हमारा A टैग यूज़ होता है। इट इज़, अरे ये क्या कर रहा था मैं, ये टैग लिंक देने के लिए यूज़ होता है।
तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए और मार दिया एंटर। तो ये जो href है ना, तो यहाँ पर मुझे अपनी लिंक का एड्रेस डालना है। अच्छा, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो है अपनी वेबसाइट पर एक टेक्स्ट लिखूंगा गूगल नाम का। तो जैसे ही कोई बंदा इस गूगल पर क्लिक करे तो वो google.com पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं इस href के अंदर उसका URL डाल दूंगा। तो URL मैं जाके कॉपी कर लेता हूँ अपना google.com, ये मैं Ctrl+C मारूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये अब इसका URL आ चुका है। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र पर जाऊंगा अपने, और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर जो है ये गूगल आ चुका है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा google.com पर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। अब यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये मेरा इसी टैब के अंदर google.com खोल दे रहा है। फिर से करके देखता हूँ, फिर से इसी टैब के अंदर खोल दे रहा है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं अपने VS कोड पर जाऊँगा और यहाँ पर इस एड्रेस के बाद लिख दूंगा target_blank। ये लिखते ही जब अब मैं गूगल पर क्लिक करूंगा तो ये एक अलग टैब पर मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब मैं आता हूँ अपने VS कोड पे और आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ target_blank। ये अलग टैब पर लिंक रिडायरेक्ट करने में काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये मैं इतना कमेंट क्यों लिख रहा हूँ। तो यार ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा, ये कोड आपको मिल जाएगा, जिससे जब भी आपको कल को फ्यूचर में HTML रिवाइज करना हो तो आप इसी कोड को देखकर समझ सकते हो। अच्छा, मान लो अभी तो मैंने क्या करा, यहाँ पर google.com का लिंक दे दिया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं पर मेरी एक और फाइल बनी हुई है और मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँ, गूगल पर क्लिक करूँ, तो वो मेरा उस फाइल पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, मतलब मैं अपने VS कोड को कैसे बताऊँगा कि ये मेरी फाइल कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, ए को हमने एक ऐसा URL एड्रेस दे दिया जो गूगल पर पहले ही मौजूद था। तो गूगल पर क्लिक करते ही उसने डायरेक्टली उस लिंक को एक नए टैब पर सर्च कर दिया और मुझे रिजल्ट दिखा दिया। लेकिन अगर मैंने एक नई फाइल बना रखी है तो मैं उसे कैसे लगाऊंगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इस गूगल को भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ lecture2। और मैं क्या करूँगा, अब एक नई फाइल बना लूँगा lecture2 के नाम से .html। अच्छा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लूँगा lecture3 का, और इस lecture3 के अंदर मैं एक फाइल बनाऊँगा lecture4.html। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। तो देखो, अगर मुझे जिस फोल्डर के अंदर मैं हूँ, जिस फोल्डर के अंदर मेरी मेन फाइल है, जिस फोल्डर के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, उसी फोल्डर के अंदर मुझे वो फाइल चाहिए जो मैं अब इस लिंक पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ./। ये करते ही जो मेरा VS कोड है वो मुझे इसी फोल्डर की सारी फाइल्स दिखा देगा। ये देखो, इस फोल्डर में ये थी lecture1.html, lecture2.html और साथ में ही मेरा एक और फोल्डर था lecture3। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं lecture2.html को क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपने क्रोम पर जाऊंगा और जैसे ही मैं lecture2 पर क्लिक करूंगा, ये देखो lecture2 में तो कुछ था ही नहीं ना, वो तो ब्लैंक फाइल थी ना, तो ये डायरेक्टली नए टैब पर रिडायरेक्ट हो चुकी है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब ये lecture3 के अंदर जाए और उसके अंदर जो फाइल है वो उसे पकड़ कर लाए। तो उसको पकड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये कोड आपके पास हमेशा रहेगा। कमेंट करने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यार यहाँ पे आप ./ भी कर सकते हो या स्लैश भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा आपकी फाइल। और जैसे ही आप क्लिक करोगे स्लैश करके भी, ये आपको दिखा देगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि lecture3 के अंदर कैसे जाए। तो मैंने अब क्या करा, ./ और मैंने क्या करा, lecture3 के अंदर गया, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। lecture3 एंटर करते ही यहाँ पर देखो क्या बन के आ गया, ./ मतलब कि इस फाइल के अंदर जाओ। अब ये क्या मिला, फाइल तो मिली नहीं, हमें मिला फोल्डर, तो मतलब कि इस फोल्डर के अंदर जाओ। अब ये lecture3 फोल्डर के अंदर चला गया। अब यार इसको मैं दोबारा से अगर ये // लगाऊंगा ना, अपने VS कोड ने मुझे मेरी सारी फाइल्स दिखा दी जो lecture3 के अंदर है। फाइल क्या है, lecture4,
तो लेक्चर 4 पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यार लेक्चर 4 पर कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ है नहीं ना लेक्चर 4 के अंदर, तो कुछ दिखाने के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक पैराग्राफ 300 वर्ड का। अबे ये क्या हो गया, तो 300 वर्ड का पैराग्राफ लिख देता हूँ और अपने लेक्चर 4 को बंद कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँगा और लेक्चर 2 पर क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये मेरा लेक्चर 4.html फाइल खुल चुकी है, जो किसके अंदर थी, लेक्चर 3 के अंदर थी। और ये मेरा कोड आ चुका है। तो अब आपको समझ आ चुका है, जिस फोल्डर में आप है वहाँ पर कोई फोल्डर है और उसके अंदर जाना है तो आप कैसे जाएंगे, डॉट स्लैश मारेंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर की फाइल को पकड़ लेंगे। अब एक और बात आती है, मान लो कि आप लेक्चर 4 के अंदर हो, मान लो कि आप लेक्चर 4 के अंदर हो। अब मैं अपनी लेक्चर 4 की फाइल के अंदर हूँ, मतलब मैं लेक्चर 3 वाले फोल्डर में हूँ और अब मुझे इस फोल्डर से बाहर जाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ए टैग का दोबारा से यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेक्चर 1, क्योंकि मैं लेक्चर 1 पे जाऊँगा और मुझे अब क्या करना है, लेक्चर 1.html पे जाना है। अब मैं लिखूँगा // लिखते ही VS कोड ने मेरी फाइल्स दिखा दी। तो मैंने क्लिक करा लेक्चर 1.html, गया मैं ब्राउज़र के ऊपर, लेकिन ब्राउज़र के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 का सर्वर लाइव कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, उसको क्लोज़ करूँगा और अपने लेक्चर 4 के सर्वर को लाइव कर लूँगा। ये देखो लेक्चर 1 पे जैसे ही क्लिक करा मेरी लेक्चर 1 की फाइल आ चुकी है। तो ऐसे आप अपने VS कोड को बता सकते हो कि मुझे कौन सी फाइल का लिंक लगाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी कर देता हूँ, लेक्चर 4 को बंद करके यहाँ पर कर देता हूँ इसको पेस्ट। और यहाँ पर आपके लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ, जरा पहले इसको कमेंट कर दिया, कमेंट नहीं करता यार इसको मैं। तो जो डॉट स्लैश है और जो अपना स्लैश है ये यूज़ होता है अपने करंट फोल्डर में से फाइल को अटैच करने के लिए और किसी फोल्डर में जाकर किसी फाइल को अटैच करने के लिए। सीधी सी बात है, डॉट स्लैश और स्लैश हमारे करंट फोल्डर में फाइल को अटैच कर देगा या किसी फोल्डर के अंदर जाके अटैच कर देगा। और जो हमारा डॉट स्लैश होगा वो हमारा यूज़ होगा किसी फोल्डर के बाहर आकर फाइल को अटैच करने के लिए। तो ऐसे ही मैं अपने ए टैग के अंदर किसी भी PDF को भी अटैच कर सकता हूँ। तो PDF को अटैच करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपने इस फोल्डर में एक PDF को कॉपी कर लेता हूँ। PDF कॉपी करके स्लैश या डॉट स्लैश का यूज़ करके PDF पर क्लिक करूँगा, अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा। यहाँ पर तो कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि यार मुझे अपना लाइव सर्वर ऑन करना पड़ेगा। और लाइव सर्वर आते ही यहाँ पर देखो ये मेरा PDF आ चुका है। PDF को क्लिक करूँगा और मेरी PDF खुल जाएगी। तो ऐसे आप अपनी PDF को भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने ए टैग की होती है समाप्ति, ए टैग की समाप्ति, और शुरू होते हैं कुछ और टाइप के टैग्स। अब यार मैंने आपको बताया था कि HTML में हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं और उन टैग्स को बंद करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा। देखो 2 टाइप के टैग्स होते हैं। एक ऐसे टैग होते हैं जिनको हमें क्लोज करना इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे टैग होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल इमेज टैग। IMG टैग इमेज लगाने के काम आता है। अब IMG टैग को हमें बंद करने की क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जब हमारा ब्राउज़र हमारी HTML डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा होगा तो उसको तो उसकी विड्थ हाइट से ही पता चल जाएगा ना कि ये फाइल कहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो इस लॉजिक से IMG टैग को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होता है हमारा IMG टैग। ऐसे हम IMG टैग को लिखते हैं। तो SRC के अंदर हमारी इमेज फाइल का एड्रेस आता है और अल्ट के अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, गूगल क्रोम पर जाऊंगा और कोई भी इमेज डाउनलोड करूंगा। अनस्प्लैश पर जाकर मैं कार की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ कोई भी। मैंने यहाँ से क्या किया, एक कार की इमेज डाउनलोड कर ली है और मैं इसे
अपने इस फोल्डर में पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं देखो क्या करूंगा। अब यार देखो, यहाँ पर एड्रेस देने के भी दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी फाइल में ही अगर मेरे पास इमेज फाइल है, अपने फोल्डर में ही अगर मेरे पास इमेज फाइल है, तो मैं उसे अटैच कर सकता हूँ ऐसे डायरेक्टली। तो मैंने क्या किया, अटैच कर दिया है। और जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो ये देखो कितनी बड़ी इमेज आ चुकी है यार मेरी। तो एक्चुअली पहली बात तो मैंने इमेज ही बहुत बड़ी डाउनलोड करी थी, और दूसरी बात इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को बताने से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम उस इमेज एसआरसी के अंदर हम एक यूआरएल भी दे सकते हैं गूगल से उठा के। तो एक वेबसाइट होती है अनसप्लैश सोर्स की, यहाँ से आपको लिंक मिल जाते हैं कोई भी इमेजेस के। तो मान लो ये कोई लिंक है और ये मैंने ऐसे कॉपी करा, और मैं अब अपनी इस एसआरसी में इस लिंक की जगह ये पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही क्रोम पर आऊँगा तो अब देखो यहाँ पर भी मेरी इमेज आ चुकी है। तो ऐसे तो आप अपने एड्रेस दे सकते हो एसआरसी टैग में। अब अगर मुझे इसे छोटा करना है तो एक तो आप सीएसएस की हेल्प से कर सकते हो, और वही बेस्ट वे है, वही स्ट्रेटजी होती है करने की। आपको HTML लैंग्वेज से सिर्फ लेआउट बनाना चाहिए और कम से कम डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर क्या करोगे, विड्थ लिखोगे, और विड्थ लिख के आपने मान लो 20% कर दिया। तो 20% करते ही आपकी हाइट मेन फाइल का 20% हो जाएगी। वैसे ही इसको मैं 50% कर दूंगा। तो अब यार ये जो मैंने लिंक ली थी ना, ये जैसे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये इमेज बार बार देखो चेंज होती जाएगी। तो ये आपको तब बताऊंगा जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होंगे। तो अब देखो ये अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, अल्ट को हम अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो ये यूज होता है अगर मान लो किसी भी कारणवश हमारी वेबसाइट के अंदर इमेज में कोई दिक्कत आ जाती है, वो अच्छे से लोड नहीं हो पाती। अब ये जो लिंक है ये तो मैंने गूगल से ही उठाई है ना। अब मान लो इसमें कोई दिक्कत आ जाती है और नहीं दिखा रही होती, तो ये टेक्स्ट हमारा अपीयर हो जाएगा। मैंने लिख दिया दिस इज अ इमेज। अब अगर वेबसाइट में इमेज फाइल में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो वो शो नहीं करेगा और ये टेक्स्ट शो कर देगा। लेकिन अभी तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स को हटा देता हूँ। मान लो हटाते ही मैं गया तो ये देखो इमेज का आइकन आ गया और हमारा अल्टरनेटिव का टेक्स्ट आ गया। तो अल्ट इसीलिए यूज होता है। जैसे जैसे यार देखो मैं विड्थ को 80% कर दूंगा या 60% कर दूंगा, इसकी जो हाइट है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब यार यहाँ पे सोर्स हो गया था देखो। तो अब जैसे ही मैं इसको 50 कर दूंगा, इसकी हाइट भी एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको हाइट भी एडजस्ट करनी है तो आप इसकी हाइट भी दे सकते हो साथ में। तो आई होप आपको इमेज टैग अच्छे से समझ आ चुका है। तो अब मैं आपके लिए कोड लिख देता हूँ, इमेज टैग अल्ट, अगर हमारी इमेज फाइल किसी वजह से लिंक नहीं हो पा रही तो ये टेक्स्ट हमारी वेबसाइट पर शो होता है। और इसको मैं कर दूंगा कमेंट। तो अब बात कर लेते हैं हम वीडियो टैग। तो वीडियो टैग भी IMG टैग की तरह ही होता है, लेकिन हमें वीडियो टैग को बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा वीडियो और एंटर मार दूंगा, तो मेरा VS कोड मेरे लिए सिंटैक्स जनरेट कर देगा। तो मेरा ये वीडियो एलिमेंट बन चुका है। अच्छा, अब एक आपको बात बताता हूँ, VS कोड में जब आप कोडिंग कर रहे हो ना, आपको दिक्कत ही नहीं लेनी कि कौन सा टैग बंद करना है या कौन सा टैग मुझे ओपन करना है। VS कोड ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देगा, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है यार। तो SRC मतलब सोर्स के अंदर हमें वीडियो का एड्रेस देना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए पैक्सल पर जाकर मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यही कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को अपने वेबसाइट ट्यूटोरियल के फोल्डर में डाल लूँगा। यार वो वीडियो कहाँ गई, ये रही वो वीडियो। और इसको डालने के बाद मैं आपको अटैच करके दिखाऊँगा। अब मैं करूँगा // और मेरी वीडियो, और मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पर। तो यू कैन सी मेरी वीडियो आ चुकी है। लेकिन
ये तो चल ही नहीं रही यार, फिर किस बात की वीडियो हुई। तो इसको चलाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ टैग्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मुझे इस वीडियो की विड्थ और हाइट देनी है तो मैं इमेज टैग की तरह ही यहाँ पर दूंगा विड्थ, और मैं इसे कर दूंगा 50%। तो अब मेरी वीडियो जो है छोटी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ी दिख रही है, तो मैं इसे 30% कर देता हूँ। 30% करने के बाद ये वीडियो अब छोटी हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, अपनी वीडियो को चलाना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वेबसाइट के ऊपर उस पर कंट्रोल्स दिखे, सारे प्ले बटन, पॉज बटन, ये सभी कंट्रोल्स दिखे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स लिखते ही मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं। प्ले करूंगा जब मैं वीडियो को, ये चल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करूंगा ये आगे हो जाएगी, इसको क्लिक करूंगा तो ये बड़ी हो जाएगी। तो सारे के सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं। एंड अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है, यार इसे क्यों मिटा रहा हूँ मैं, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो ऑटो प्ले हो जाए, तो सिंपल सा कोड है, और आई थिंक आपने जज भी कर लिया होगा। कंट्रोल्स की जगह मैं क्या करूँगा, मैं ये लिख दूंगा ऑटो प्ले, और ऑटो प्ले लिखते ही जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊंगा, और ये देखो क्या जादू हुआ यार, कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने 2 बार कोड लिख दिया था। अब मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट, और अब जब मैं ब्राउज़र पर जाऊँगा तो आप देख चुके हो ये वीडियो ऑटो प्ले हो चुकी है। वैसे ही अभी तो इस वीडियो के अंदर कोई आवाज़ नहीं है। अगर इस वीडियो में आवाज़ हो और मैं चाहता हूँ कि वो आवाज़ मुझे सुनाई ना दे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और आई होप आपने उसके लिए भी जज कर लिया होगा। तो आवाज़ ना होने का मतलब होता है म्यूट करना, और म्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑटो प्ले की जगह म्यूटेड लिख दूँगा, और यहाँ पर अब इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसमें तो पहले से ही नहीं आ रही थी, लेकिन आप घर पर ट्राई करना, अपने पीसी में ऐसे वीडियो अटैच करना, फिर आप म्यूट करके देखना, आई गारंटेड आवाज़ नहीं आएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको ना कंट्रोल्स पर ला देता हूँ, कंट्रोल्स वाले ऑप्शन को अनकमेंट कर। तो देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होएगी ये दोबारा नहीं चलेगी, देखो बंद हो गई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो दोबारा चले, तो मैं क्या करूँगा, इन कंट्रोल्स की जगह मैं लिख दूंगा लूप। लूप लिखने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल्स की जगह लिख दूंगा लूप, और जब मैं अपनी वीडियो पर दोबारा जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे एक बार कंट्रोल्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि यार वीडियो नहीं चलेगी तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो ये मेरी वीडियो चल चुकी है, और जैसे ही ये ख़त्म होएगी, ये देखो ये दोबारा से स्टार्ट होगी, ये देखो ये दोबारा से स्टार्ट होगी। तो ये था वीडियो टैग और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं यार, मैं इतनी देर से एट्रीब्यूट्स बोल रहा हूँ, आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया। तो एट्रीब्यूट होता है किसी भी एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी। तो अगर मैंने इस वीडियो टैग को विड्थ दे रखी है, तो मतलब कि ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को ही हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक और बात है यहाँ पे, अगर मान लो आप थंबनेल देना चाहते हो, जैसे YouTube पे थंबनेल्स होते हैं वैसे ही आप वीडियो को थंबनेल देना चाहते हो, तब आप क्या करोगे। अगर किसी को नहीं पता कि थंबनेल क्या होता है, इस वीडियो पे आपने मान लो कोई अट्रैक्टिव इमेज लगा रखी है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी आपकी वीडियो की तरफ, तो आप क्या कर सकते हो, उस इमेज को लगा सकते हो। तो जैसे ही बंदा जब इसको प्ले करेगा तो वो इमेज हट जाएगी और वीडियो चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पर नहीं लिखता क्योंकि मुझे यार आपके लिए नोट्स बनाने हैं और मैं साफ़ सुथरा चाहता हूँ सारी चीज़। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पोस्टर। तो पोस्टर में मैं अभी कोई इमेज नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है ये बहुत बड़ी इमेज है, जो आई थिंक इस वीडियो के थंबनेल के लिए ठीक नहीं रहेगी या ना लगेगी भी नहीं है शायद। तो इसलिए आप अपने घर पे लगा कर देखना, आई गारंटीड लग जाएगी। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताना जिस जिस बंदे ने अच्छे से ट्राई किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपके लिए कमेंट्स लिख देता हूँ। तो एक तो वीडियो रहनी चाहिए ना वेबसाइट के ऊपर, तो कहाँ से लिखना है कमेंट, वीडियो टैग की शुरुआत। स्टार 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 कंट्रोल्स
वीडियो में कंट्रोल्स डालने के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये एट्रीब्यूट, और मैंने अभी आपको बताया एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और इसको भी कर दिया कमेंट। वैसे ही हमारी बात आती है ऑटो प्ले की। ऑटो प्ले में हमारी वीडियो वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। इससे वैसे ही अपना होता है म्यूटेड, वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी। एंड अपना लूप, तो लूप किस लिए यूज़ हुआ था? इससे हमारी वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई। और लास्ट अपना पोस्टर, इससे हमारी वीडियो पर थंबनेल लग जाएगा, और इसको भी मैं अब कर दूंगा कमेंट। तो यहाँ पर हो गई अपने वीडियो टैग की समाप्ति। तो वीडियो टैग के साथ साथ हम बात कर लेते हैं आई फ्रेम टैग की। जब हमें किसी और की वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर शो करना हो, उस टाइम हम आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। तो आई फ्रेम टैग को आप कैसे यूज कर सकते हो HTML में? सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आई फ्रेम लिखना है और एंटर मार देना है। एंटर मारते ही आपका कोड जनरेट हो जाएगा। अब देखो, मान लो मैं जाता हूँ क्रोम पर और मैंने लिखा यूट्यूब, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जो आपको एम्बेडेड कोड दे देती है। जैसे अब यूट्यूब है, तो मान लो अब मैं अपनी ही कोई वीडियो खोल लेता हूँ। तो मैंने मान लो ये वीडियो खोल ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरी वेबसाइट पर शो है। तो मैं क्या करूँगा, शेयर पर क्लिक करूँगा, और ये देखो, ये जो एम्बेडेड का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करते ही मुझे आई फ्रेम मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करूँगा, अपने VS कोड पर जाऊँगा और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करते ही मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँगा। और यार, मैंने वेबसाइट का लाइव सर्वर तो ऑन किया ही नहीं। और नीचे देखूँगा तो ये देखो, मेरी वो वीडियो ऐसे के ऐसे आ चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसे अपनी ही वेबसाइट पर चला भी सकता हूँ। तो आई फ्रेम इसलिए काम आता है। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो अलाउ करती है कि उनकी वेबसाइट आप अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हो। तो उस टाइम भी आप उनकी वेबसाइट का अगर सोर्स में एड्रेस लिख दोगे तो वो आ जाएगी। एंड साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे कमेंट आई फ्रेम के बारे में। तो ये टैग दूसरे की वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट पर दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है। अब एक होता है डिटेल टैग। मैं आपको लिख कर ही दिखाता हूँ और आप खुद ही जज कर जाओगे कि डिटेल टैग किस लिए यूज होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लोरम 400 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दिया। अब जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पर जाऊंगा और नीचे देखूंगा तो ये देखो, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ चुका है जहां पर मेरा पैराग्राफ पूरा नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस बटन पर, तो ये मेरा पैराग्राफ आ जाएगा। तो डिटेल टैग अब आप समझ सकते हो कि किस लिए यूज होता है। जब भी आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखाना है जो आप अपनी वेबसाइट पर शो नहीं करना चाहते, लेकिन जब बंदा इस पर क्लिक करे तो उसे पूरा का पूरा कंटेंट दिख जाए, तब यूज होता है हमारा डिटेल टैग। तो कमेंट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम अपना कंटेंट वेबसाइट पर डायरेक्टली शो नहीं करना चाहते। तो मेरे दोस्तों, ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स जो आप सबसे ज़्यादा HTML में यूज़ करने वाले हो। अब मैंने आपको बताया ना, सारे टैग्स तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर आपके मन में कोई चीज़ है कि मैं ये चीज़ कैसे डालूँ, तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम पर जाकर गूगल से रेफरेंस ले सकते हो।
अच्छा, तो एक और बात कर लेते हैं। अगर मान लो मुझे किसी वर्ड को डबल कोट्स में लिखना है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट। और अब मुझे इसे डबल कोट्स में लिखना है इस वर्ड को, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्यू टैग का यूज़ करूँगा। क्यू टैग का यूज़ करूँगा और अपने ब्राउज़र पर जाकर देखूँगा तो ये देखो, ये मेरा डबल कोट्स में आ चुका है। तो क्यू टैग हमारा यूज़ होता है डबल कोट्स के लिए, तो ये डबल कोट के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे सारे टैग याद आया, मैं याद करके बैठा हूँ, प्रैक्टिस से मुझे याद हो गए हैं। और जब मैं सीख रहा था तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशली अलग अलग याद किए थे। पहली बात तो सारे टैग्स जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो आप जज कर सकते हो ना, जैसे क्यू है, क्यू किस लिए यूज हो सकता है, थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि डबल कोट्स के लिए कोई टैग होता है, तो क्यू से पता चल रहा है कि वो डबल कोट्स का टैग है। तो ऐसे आप जज कर सकते हो और प्रैक्टिस से तो आपको याद हो ही जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ अपने VS कोड में और आपको बताना चाहूँगा डिव वर्सेस स्पैम के बारे में। अब ये किस बला का नाम है, डिव वर्सेस स्पैन। तो देखो डिव जो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। जितने जोश में मैंने आपको ये बोला उतना ही मुझे भरोसा है कि आपको समझ नहीं आया। तो आप 2 मिनट रुको, मैं आपको एक बार कमेंट लिखने के बाद समझाता हूँ। तो डिव क्या है अपना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और स्पैन क्या है अपना, इनलाइन एलिमेंट। अब यार ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट होते कौन से हैं, तो मैं आपको ये CSS की हेल्प से बताऊंगा। CSS पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना, कंसेप्ट सीखना है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक H टैग ले लेता हूँ। मैंने लिया H1 और मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं क्या करूँगा, इस H1 को मैं एक ID दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये एक ही एलिमेंट है और मुझे इसी को टारगेट करना है, और ID दे दिया मैंने ब्लॉक। अब मैं अपनी CSS में जाऊंगा और CSS में जाने के बाद मैं इस ब्लॉक ID को एक बैकग्राउंड कलर दूंगा और मैं बैकग्राउंड कलर इसको ब्लैक दे दूंगा। तो अब देखो जब मैं अपने ब्राउज़र पर आऊंगा तो क्या हो रहा है यार, इसका तो टेक्स्ट ही गायब हो गया। तो एक बार मैं आपको इसका टेक्स्ट कलर और चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसका मान लो मैंने टेक्स्ट कलर दे दिया वाइट। वाइट देने के बाद मैं अपने क्रोम पर आऊँगा और ये देखो, ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जगह ले रहा है। लेकिन वहीं पर जब मैं एक इनलाइन एलिमेंट की बात करूँगा ना, तो वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसको ज़रूरत है। तो इनलाइन एलिमेंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा इनलाइन एलिमेंट, और मैंने जैसे बोला कि जो स्पैन है वही एक इनलाइन एलिमेंट है। चलो ये नहीं लेता, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई टैग का यूज करता हूँ। आई टैग किस लिए यूज होता था, वर्ड को इटैलिक करने के लिए, इनलाइन एलिमेंट। और अब मैं क्या करूँगा, इस आई को CSS में बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू दे देते हैं, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। अब जब मैं ब्राउज़र पर आऊँगा तो ये देखो, जो इनलाइन एलिमेंट है उसने उतना ही स्पेस लिया जितनी उसको ज़रूरत थी। तो यही डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, विड्थ के अंदर पूरे स्पेस ले लेता है जितनी अवेलेबल है, लेकिन हाइट के अंदर उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसको ज़रूरत है। और वहीं पर बात करें इनलाइन एलिमेंट की, तो इनलाइन एलिमेंट उतना स्पेस लेता है जितना उसको जरूरत है, वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। तो डिव और स्पैन भी कुछ इसी प्रकार के एलिमेंट होते हैं। अब मैं आपको डिव और स्पैन बनाकर दिखाऊं, तो मैं यहाँ पर आपको डिव बनाकर दिखाता हूँ और एक साथ ही साथ स्पैन टैग भी बना लेता हूँ। डिव टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ डिव और स्पैन टैग के अंदर लिख देता हूँ स्पैन। अब मैं CSS के अंदर जाके इनको दोबारा से दूंगा बैकग्राउंड कलर, जिससे आपको समझ आ जाए कि रियलिटी में ही ये ऐसे ही एलिमेंट होते हैं। कभी आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ अपना येलो, और इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड दे देते हैं। तो अब मैं जब ब्राउज़र पर आऊँगा तो आप खुद देख सकते हो
जो div एलिमेंट है उसने विड्थ में पूरा स्पेस ले लिया, लेकिन हाइट में उतना ही लिया जितना उसको ज़रूरत थी, और जो स्पैन एलिमेंट था उसने उतना ही स्पेस लिया जितनी उसको ज़रूरत थी। तो ये कुछ बातें थी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में और इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो आई होप आपको div और स्पैन भी समझ आ गया। अब यार ये div और स्पैन यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो मान लो आपके पास पैराग्राफ है, हेडिंग है, तो उसके नीचे आपने 3-4 फंक्शनैलिटी और डाल रखी है। अब आप क्या चाहते हो कि जितना उनका स्पेस है ना, सिर्फ उसके पीछे का बैकग्राउंड कलर वाइट करना चाहते हो, और बाकी जो स्पेस रह गया उन सब का आप चाहते हो कोई और बैकग्राउंड कलर हो जाए। तो उस टाइम पर आप div को यूज़ करोगे। तो उससे क्या होगा ना, div के अंदर जब आप वो पैराग्राफ और वो जो जो चीज़ें आपने डाल रखी है उसके अंदर डाल दोगे ना, तो उसके पीछे का सारा ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है इकट्ठे, क्योंकि वो div के अंदर आ चुका है। वो सारा का सारा उसने एरिया ले लिया विड्थ में, और हाइट में उतना लिया जितना उन सारे एलिमेंट्स को जरूरत थी। तो ये चीज जब हम CSS कर रहे होंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और स्पैन का भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, जब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जितना वो स्पेस ले रहा है उतना ही ले, एक्स्ट्रा ना ले, तब हम इसका यूज करते हैं। तो यार मैं अब तक आपको वो सारे टैग बता चुका हूँ जो जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं नेस्टेड के बारे में। नेस्टेड टैग्स। तो हम क्या कर सकते हैं, HTML में टैग्स को टैग्स के अंदर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास p टैग है, p टैग के अंदर मैंने डाल दिया lorem 20 करने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकता हूँ। हेडिंग में क्या डाल सकता हूँ, हेडिंग जब मैं ब्राउज़र पर आऊँगा तो ये इसको हेडिंग दिखा देगा। तो इसे ही कहते हैं नेस्टिंग, टैग्स के अंदर और टैग्स का यूज करना। तो यार मैंने अभी आपको बताया था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये जो पैराग्राफ है ना अपना इतना आ चुका था, अब जो पैराग्राफ है ना वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और हेडिंग भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जो पैराग्राफ है ये अपना पूरा स्पेस लेगा, और जो हेडिंग है वो भी अपना पूरा स्पेस लेगा। तो यहाँ पर हेडिंग आने की बजाय ये स्पेस तो सारा पैराग्राफ ने ले लिया। क्योंकि जो है पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये हेडिंग को कहेगा मैं अपना स्पेस कैसे छोड़ दूं भाई, तू जा अब अपने नेक्स्ट लाइन में। और हेडिंग जो है अपनी नेक्स्ट लाइन में आ गई और उसने भी पूरा स्पेस ले लिया। अगर मैं आपको इसका स्पेस दिखाऊं पैराग्राफ का भी, तो ये देखो ये पैराग्राफ पूरा स्पेस ले रहा है विड्थ में, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और हेडिंग अपना एक अलग स्पेस ले रहा है। अब बात कर लेते हैं टेबल टैग के बारे में। और टेबल एक ऐसा टैग है जिसका सिंटैक्स हम हमेशा भूल जाते हैं, और मैं आपको ऐसा सिखाने वाला हूँ ना, आप और चीजें भूल जाओगे जो मैंने अब तक बताई है, लेकिन ये नहीं भूलोगे। तो देखो अब मैं एक ऐसी टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा, कुछ मार्क्स स्टोर करूंगा कुछ स्टूडेंट के। मैं सिर्फ मैथ और इंग्लिश के मार्क्स स्टोर करूंगा और कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिखूंगा। तो टेबल टैग यूज करने के लिए सबसे पहला अपना क्या काम होगा भाई, टेबल टैग खोलना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल टैग को खोल देंगे। टेबल टैग को खोलने के बाद अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ और लिखता हूँ टेबल लिस्ट। और आप एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे एक टेबल के अंदर क्या मिलेगा, टेबल की हेडिंग मिलेगी जो टेबल की इंफॉर्मेशन बता रही है। वैसे ही मुझे उसका डाटा मिल जाएगा सारा, मतलब कि टेबल की बॉडी मिल जाएगी। अब यार ये तो एक टाइप से वेबसाइट की तरह नहीं होगी। हमारा हेड टैग क्या करता था, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन बताता था। वैसे ही जो अपनी ये टेबल की हेडिंग है ये भी तो हमें टेबल की इन्फॉर्मेशन बता रही है ना, कि मुझे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे एक तो मुझे नेम मिलेगा, मुझे टाइप मिलेगा, यहाँ पे HP मिलेगा। तो ये तो एक टाइप से हो गया हेड टैग की तरह। और ये जो है नीचे डाटा, ये हमारी टेबल की बॉडी होगी, तो ये हो गया हमारी बॉडी टैग की तरह। अब इतना अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप बिल्कुल प्यार से टेबल टैग को बना सकते हो। तो मैंने टेबल टैग को खोल लिया। टेबल टैग को खोलने के बाद मैंने क्या करना था, हेडिंग बनानी थी। तो मैं यूज करूंगा टी हेड टैग का। टी हेड टैग मतलब टेबल हेडिंग टैग। टेबल हेडिंग टैग लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक यूज करूंगा TR टैग का। TR टैग का मतलब है कि मैं इस हेडिंग को रो में लगाना चाहता हूँ। किस में लगाना चाहता हूँ, रो में। टेबल रो टैग। टेबल रो टैग के बाद अब जो मुझे डाटा लिखना है वो किस में लिखना है, हेडिंग की फॉर्म में लिखना है। हेडिंग के लिए H यूज होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TH टैग। TH टैग लिख के मैंने बोला था एक तो मैं लिखूंगा नेम, एक लिखूंगा मार्क्स ऑफ इंग्लिश, और एक मैं लिखूंगा मार्क्स ऑफ मैथ्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैथ्स। तो ये तो हो गया मेरा हेडिंग कंप्लीट। ये मेरी हेडिंग हो चुकी है कंप्लीट।
और अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा ना यहाँ पे br टैग दे देता हूँ जो आपको विजुलाइज करने में ईजी हो। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ br टैग दे देता हूँ। चलो भाई, हमने हेडिंग तो कंप्लीट कर दी। अब मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था डाटा अपना। डाटा के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी टेबल हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी बात आई बॉडी के बारे में। अपनी टेबल में बॉडी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, टी बॉडी टैग का यूज करूंगा। टी बॉडी टैग का यूज करते ही मेरा टी बॉडी टैग खुल गया। अब टी बॉडी के अंदर मुझे दोबारा से यूज करना पड़ेगा टी आर टैग, कि भाई मेरा जो ये डाटा है ये बिल्कुल रो में लिख दो। अब देखो, सबसे पहले मेरा आएगा नेम, और नेम क्या है मेरा, डाटा। तो डाटा के लिए क्या यूज होगा, टीडी टैग। टीडी टैग मीन्स टेबल डाटा। अब मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा। नेम मेरा है मान लो राम। इसके इंग्लिश में कितने मार्क्स है, 10। और जो है अपना मैथ्स में कितने मार्क्स है, 90। ये बंदा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, इंग्लिश में इंटेलिजेंट नहीं है। तो अब देखो, तो ये एक बार तो मैंने डाटा लिख दिया ना। अब मुझे क्या करना है, अगले बंदे का डाटा लिखना है। तो मैं यहाँ से ऐसे कैसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। मतलब कि यहाँ से मेरी पहली रो स्टार्ट हुई थी जिसमें नेम था राम, इंग्लिश के मार्क्स थे 10 और मैथ्स के मार्क्स थी 90। अब ये मेरी दूसरी रो स्टार्ट हुई है जिसमें नाम है श्याम, इंग्लिश के मार्क्स है 90 और मैथ्स के मार्क्स है 10। और यहाँ पर मेरी दूसरी रो भी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसको 2-3 बार यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और चेंज ना करूँ, और मैं आपको अपने ब्राउज़र पर दिखाऊँ कैसा दिख रहा है। तो ये देखो, मेरी टेबल बन चुकी है। अब ये डिज़ाइनिंग से और अच्छी हो सकती है, यहाँ पर लाइनें भी आ सकती है, तो वो CSS में देखेंगे। तो ऐसे मेरी टेबल बनती है। अब मान लो मैं इस टेबल के नीचे फूटर डालना चाहता हूँ। अब जब आपकी मार्कशीट आती है स्कूल से, तो उसमें होता है ना, नीचे बीच में लिखा होता है रिजल्ट इज इक्वल टू पास। तो वो चीज़ डालने के लिए अब मैं क्या यूज़ करूँगा और कैसे डालूंगा, वो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा बॉडी टैग का काम हो चुका है ख़त्म, और अब मुझे क्या डालना है, फुटर। तो फुटर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, टेबल फुटर टैग, टी फुट टैग। तो टी फुट। और अब देखो, तो ये टैग कैसे यूज होता है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो रिजल्ट पास लिखा हुआ आएगा, तो वो तो डार्क में नहीं होना चाहिए, तो एक टाइप से वो हेडिंग जैसा दिखेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, टीएच टैग। टीएच टैग में यहाँ पर कर दूंगा रिजल्ट सेमीकोलन पास। अब जब मैं अपने ब्राउजर पर आऊं और देखूं, ये देखो, लेकिन यार ये तो बीच में आया ही नहीं ना। मुझे तो क्या चाहिए था, ये बीच में आना चाहिए यहाँ पे, जो एक अलग से दिखे। जैसे ही मैं देखूं मुझे अलग से दिखे ना कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो अब इसको बीच में कैसे लाई, ये देखते हैं। अब इसको बीच में लाने के लिए देखो, यहाँ पर कितनी कॉलम है, 1, 2 और 3। 3 कॉलम के मुझे बीच में लाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। और जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा तो ये देखो, ये मेरा बीच में आ चुका है। तो वैसे ही आप यहाँ पर कॉल स्पैन की जगह रो स्पैन का भी यूज़ कर सकते हो, और रो स्पैन का यूज करके आप ऐसे मिडल में अपने टेक्स्ट को ला सकते हो। रो स्पैन इज यूज्ड फॉर रोज। सो गाइज, इतनी अच्छी तरह मैंने सिखा दिया आपको टेबल टैग। आई होप आपको टेबल टैग में तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हमारे ये टैग्स जो मेन टैग है और जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे वो होते हैं ख़त्म। और अब हम आते हैं अपने फॉर्म एलिमेंट के ऊपर। फॉर्म एलिमेंट हमारी वेबसाइट में फॉर्म बनाने में यूज़ होता है। तो अगर मुझे कोई फॉर्म बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म टैग का यूज़ करूँगा। तो अभी ये एक्शन क्या है या इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं आपको ये नहीं देखना। आप बस एक बात याद रखो, जब भी मुझे फॉर्म टैग बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म टैग को खोलूँगा। फॉर्म टैग को खोलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्म लिखना है और आपका टैग खुल जाएगा एंटर मारते ही VS कोड के अंदर। ये जो टैग्स की हमने बात की थी ना, ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो आपकी वेबसाइट पर डाटा शो कर रहे थे। अब एक होते हैं इनपुट एलिमेंट्स।
तो इनपुट एलिमेंट यूजर से डाटा लेने में यूज होते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म देखते हो किसी भी वेबसाइट पे तो ये तो नहीं है ना कि वहां पे डाटा आपको दिखेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसा होता भी है कि वो आपसे डाटा नहीं लेते, वो आपको दिखा देते हैं अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो। लेकिन मैक्सिमम वेबसाइट में आपको एक फॉर्म मिलेगा जिससे आप उस वेबसाइट वाले बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उस टाइप पर हमारे इनपुट एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो यहाँ से शुरू होने वाले इनपुट एलिमेंट्स। इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूजर से डाटा लेना, जिसमें यूजर आकर डाटा डाल सकता है। अब इनपुट एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं और उसे कैसे लिखते हैं? अब यार इनपुट एलिमेंट्स में ना बहुत टाइप के होते हैं। तो जो अपना पहला इनपुट एलिमेंट है वो है टेक्स्ट। जब भी आपको अपनी वेबसाइट पर किसी यूजर से टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा लेना हो तब आप टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जैसे VS कोड ने मेरे लिए ऑटोमेटिकली ही जनरेट कर दिया। और देखो यहाँ पर ना एक और चीज आती है, नेम। अब ये नेम किस लिए यूज होती है? देखो आपको नेम कुछ ऐसा रखना होता है जो आपको याद रहे। जब भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा और फॉर्म को सबमिट करेगा ना, तो वो सबमिट होते ही डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो जो डाटाबेस में जब वो स्टोर होगा ना तो वो इस नाम से होगा। ये जो नेम होता है ना, ये इसलिए यूज होता है जब आप डाटाबेस में स्टोर करोगे तो वहां पर किस नेम से स्टोर होना चाहिए, तो वहां पर लिखा होगा ये जो आपने नेम डाल रखा होगा वो, और उसके आगे वो टेक्स्ट आ जाएगा जो उस बंदे ने भेजा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज। तो जो भी बंदा मैसेज करेगा तो वो मेरा कुछ ऐसा सा लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैसेज सेमीकोलन, और जो भी वो बंदा मैसेज भेजेगा। तो नेम इसीलिए यूज होता है जब डाटाबेस में आपकी जो डिटेल्स स्टोर हो रही है तो वो डिटेल्स किस नेम से जाकर वहां पर सेव होगी, वहां पर नेम का यूज होता है। अब मैं अगर अपने ब्राउजर पर आऊँ और आपको दिखाऊँ ये कैसा दिख रहा है, ये रहा अपना टेक्स्ट। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। अब सेकंड आता है बटन। अब बटन को आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। एक तो तरीका है, आप इसको ऐसे बटन करके भी लगा सकते हो, बटन टैग का यूज करके। इसका ऑटोमेटिकली टाइप जो है वो सबमिट होता है। मतलब जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करेगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ बटन 1। तो जैसे ही कोई बंदा इस बटन पर क्लिक करेगा ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मतलब इसका टाइप सबमिट ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा बटन लगाना चाहता हूँ जो सबमिट ना करे, तो आप लिखोगे यहाँ पे इनपुट और ये कोलन से टाइप डिफाइन होता है। ये देखो ये आ गया ना इसका टाइप ऑटोमेटिकली। तो अब मैं इसका नाम, वैल्यू में आएगा बटन का नाम, मैं लिख देता हूँ बटन 2, बटन 2। और जब मैं ब्राउजर पर जाऊंगा तो ये देखो, अब आप इस पर कितना भी क्लिक कर लो ये सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके लिए कोड लिख देता हूँ, सबमिट बटन, और यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, अगर सबमिट बटन नहीं चाहिए। अच्छा, तो एक और बात है, आप इनपुट टाइप से भी सबमिट बटन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इनपुट और यहाँ पर सबमिट लिख दोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली बटन का टाइप सबमिट हो चुका है। एक बटन आएगा, अब दिखाता हूँ मैं आपको। वैल्यू मैंने बोल दिया बटन 3, और जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर गया और मैंने बटन 3 पर क्लिक करा तो ये देखो सबमिट हो गया ना फॉर्म। तो ये थी कुछ बातें आपकी बटन के बारे में। अब आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट तो कुछ लिखा नहीं। मान लो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और मैं बटन 1 पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यार ये तो सबमिट हो रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं होता जब भी हम वेबसाइट पर किसी कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरते हैं और हम खाली छोड़ दे फॉर्म को, तो वो सबमिट तो नहीं होता ना। तो उस फंक्शनैलिटी को एक्वायर करने के लिए हमें किस एट्रीब्यूट की अब ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है जब तक कोई ना भरे तब तक ये सबमिट ना होए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है ना, यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब ये भाई जरूरी है। तो फॉर्म बोलेगा ये टेक्स्ट जरूरी है, इसके बिना मैं नहीं होऊंगा सबमिट। तो अब मैं जाऊँ अपने ब्राउजर पर और अगर इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखूँ और क्लिक कर दूँ तो ये देखो भाई ये जरूरी है, नहीं हो सकता मैं सबमिट। तो इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट से आप ऐसी फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हो। तो अब आप इनपुट में पासवर्ड देना चाहते हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, इनपुट कोलन पासवर्ड, और क्लिक करते ही नेम आप भर दोगे आराम से। और आईडी आपको पता है किस लिए यूज़ होती है, नेम मान लो मैंने भर दिया पासवर्ड। मैं अब गया क्रोम पर, अब देखो पासवर्ड तो कभी किसी को दिखना ही नहीं चाहिए ना, तो आप यहाँ पर अगर कुछ भी लिखोगे तो वो नहीं दिखेगा। अब यार ये आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ना इसके आगे कुछ लिखा हुआ,
तो कहाँ से हमें पता लग रहा है पासवर्ड है ये है? तो इसके आगे आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के आगे मैंने लिख दिया यूर नेम, यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड और सेमीकोलन। तो ये देखो, ये बिना टैग के भी आपको दिखा देगा, लेकिन बिना टैग के ये आपको सिंपल टेक्स्ट ही दिखाएगा और कुछ नहीं कर सकता। तो अब फोर्थ बात आती है, अगर आप इनपुट में एक ऐसा बटन डालना चाहते हो जिस पर क्लिक करते ही पूरा फॉर्म रीसेट हो जाए, तो आप क्या करोगे? इनपुट रीसेट करोगे और क्या करोगे? वैल्यू यहाँ पे रीसेट डाल दी। जैसे ही हम क्रोम पर गए, मैंने मान लो कुछ पासवर्ड भरा, नेम भरा और रीसेट कर दिया। देखो ऑटोमेटिकली फॉर्म रीसेट हो गया, सारी की सारी वैल्यू जो है वो गायब होगी। लेकिन अभी ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, ये वैल्यू रीसेट हो गई है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यार कि मैं जितने भी अब तक मैंने टैग लिखे थे, ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक हेडिंग 1 2 3 4, ये सब एक अलग अलग लाइन में आए, लेकिन जो ये चीज है ये एक ही लाइन में क्यों आ रहा है बार बार? मैंने लिखा फॉर्म टैग, ये तो सॉरी यार, इसको मैं कमेंट करना भूल गया। तो ये देखो, ये मेरा यूर नेम अपना इनपुट एलिमेंट आ गया, उसके बाद अपने बटन्स आ गए और उसके बाद अपना पासवर्ड आ गया। तो यहाँ से आपको पता है क्या शिक्षा मिल रही है? यहाँ से आपको ये शिक्षा मिली कि ये जितने भी है ये इनलाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये सिर्फ अपनी ही जगह ले रहा है, ये पासवर्ड भी सिर्फ अपनी ही जगह ले रहा है। अब अगर मैं इस यूर नेम को हेडिंग में डाल देता, पैराग्राफ में डाल देता, तो ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता, लेकिन अभी तो मैंने सिंपल डाल रखा है यूर नेम को, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब यार ये मैं इंस्पेक्ट करके ये क्या क्या कर रहा हूँ, तो ये आपको मैं जब CSS पढ़ेंगे तब बताऊंगा अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट इनपुट एलिमेंट पर आते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर चेकबॉक्स लगाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इनपुट और चेकबॉक्स। इससे क्या होगा, चेकबॉक्स लग जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा चॉकलेट, आपकी कोई कॉफ़ी शॉप है, तो यहाँ पर चॉकलेट लिखकर आप यूज़र से पूछ सकते हो कि उसे चॉकलेट चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद आता है अपना अगला इनपुट एलिमेंट टेक्स्ट एरिया। जैसे ही मैंने एंटर करा, तो इसमें देखो क्या क्या एट्रीब्यूट्स आए। एक तो नेम, कोल्स, कोल्स मतलब कॉलम, कॉलम मतलब आपको कितनी कॉलम चाहिए। तो मैंने बोला मेरे को 30 कॉलम चाहिए, और रोज़ मैं बोल देता हूँ मुझे 20 रोज़ चाहिए। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है जब हमें ज़्यादा टेक्स्ट लेना हो यूज़र से और कुछ ऐसा दिखे कि यहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट आएगा फॉर्म में। तो अब मैं मान लो क्रोम पर जाऊँ और मैं देखूँ, तो ये देखो, ये मेरा मैसेज आ चुका है जहाँ पर मैं कितना भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अगर मान लो आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हो, तो आपका कर्सर इनपुट एलिमेंट के अंदर दिखा रहा है, मतलब अब आप यहाँ पर भर सकते हो कुछ भी। अब कभी कभी क्या होता है, आपने वेबसाइट में चेक किया होगा, जब हम यूर नेम पर क्लिक करते हैं ना, ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पर आ जाता है और हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं लेबल फॉर। मान लो आपको लेबल फॉर योर नेम के लिए यूज़ करना है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं इसको एक अलग से यहाँ पर टेक्स्ट बना रहा हूँ लेबल फॉर के लिए, लेबल फॉर। तो देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं अपना इनपुट एलिमेंट दूंगा वही टेक्स्ट का। टेक्स्ट में देने के बाद मैं बोलूँगा योर नेम। अब मुझे यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी। आईडी किस लिए यूज़ होती थी आपको पता है? किसी भी एक चीज़ को टारगेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आईडी दे दी नेम इनपुट। तो अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर यूज़ करूँगा लेबल फॉर का। लेबल पर जैसे ही मैंने क्लिक करा, अपना ये लेबल फॉर आ गया। अब मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि ये जो नाम मैं अब देने वाला हूँ, अब ये किसका नाम है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आईडी से। अब ये जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, ये इस फाइल के अंदर नेम इनपुट से जाना जाता है। और एक और बात थी गाइस, मैं जो आपको बताना भूल गया, जो आईडी होगी ना, आईडी वो सभी एलिमेंट की अलग अलग होगी। और जब हम क्लास दे रहे होंगे ना, तो हम सेम क्लास भी अलग अलग एलिमेंट्स को दे सकते हैं। अब आईडी डिफरेंट होगी, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में इसी आईडी से जाना जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यही आईडी इस लेबल 4 को दे दूंगा नेम इनपुट। अब यहाँ पर मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ ना इस टेक्स्ट एलिमेंट को। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा योर नेम। अब देखो यहाँ पर आ चुका है मेरा अगला इनपुट एलिमेंट। अब देखो जैसे ही मैं यूर नेम पर क्लिक करूँगा, देखा आपने,
जैसे ही मैंने यूर नेम पर क्लिक करा, यहाँ पर कर्सर आ गया और मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं, अगर मान लो मुझे ईमेल लिखनी हो तो ईमेल के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इनपुट ईमेल, आपका काम हो जाएगा। अब यार आपने ये देखा होगा, मैं अभी कहाँ पर था, मैं यहाँ पर मेरा कर्सर था और मैं डायरेक्टली अगली लाइन में आ गया। ये कैसे आया, मैं VS कोड के अंदर ये फंक्शनैलिटी है। आप जब कंट्रोल प्लस एंटर मारोगे ना और मैक में कमांड प्लस एंटर, तो ये अगली लाइन में आपको शिफ्ट कर देगा। और एक और फंक्शनैलिटी है VS कोड में, अब मान लो ये मैसेज है और ये इनपुट है, ये थोड़ा अलग हो गया तो मैं यहाँ पे मैसेज ही लिख देता हूँ। अब मैं इन दोनों को ना इरेज करना चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो एक तो मैं क्या करूँ, इसको अलग अलग लिखूँ। और VS कोड की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं अल्ट दबाऊंगा और यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा, देखो मल्टी कर्सर आ गए। ये भी VS कोड की फंक्शनैलिटी है, मैं कितने भी कर्सर लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे और अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर लाकर इसको इरेज भी कर सकता हूँ। तो ये थी कुछ फंक्शनैलिटी VS कोड की। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मुझे सिर्फ नंबर में इनपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इनपुट नंबर, क्लिक करते ही मेरा नंबर में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं लिख पा रहा। यार ये जब से HTML5 आई है ना, तो ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर आ चुके हैं कि हम इनपुट एलिमेंट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले की जो HTML थी उस टाइम पे हमें जावास्क्रिप्ट से उसे हैंडल करना पड़ता था, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो अब यहाँ पर रह जाता है अपना लास्ट एलिमेंट। तो देखो, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा ना कि हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको अपनी सिटी चूज करनी है किसी वेबसाइट में, तो आपने देखा होगा ना वहाँ पे एक वो डब्बा सा बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं, बहुत सारी सिटी के नाम आते हैं, जैसे क्लिक करते हैं उस डब्बे पर दिख जाती है वो सिटी। तो उस चीज़ को कैसे हम ला सकते हैं, तो उस फंक्शनैलिटी को, उस एलिमेंट को डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारा नेम, तो मैंने बोला यहाँ पर सिटी, मैं यहाँ पर कुछ सिटी के नाम लिखूंगा। तो सिटी के बाद देखो, मतलब कि सिलेक्ट मैंने क्यों लिखा, सिलेक्ट टैग मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो किस में से। अब मैं यहाँ पर दूंगा ऑप्शन। अब मुझे ऑप्शन ही तो देने हैं ना कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन के लिए भी ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिखोगे, जैसे दिल्ली, यही जो है आपके डाटाबेस में आकर स्टोर होएगी, और यहाँ पर आप जो आप वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो वो लिखोगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट मारता हूँ 2-3 बार, और जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मुंबई। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ कर्नाटका, यहाँ पर लिख देता हूँ भिवाड़ी, और यहाँ पर लिख देता हूँ अपना सोनीपत। तो अब अगर मैं ब्राउज़र पर आऊँगा और देखूँगा तो ये देखो, ये वो वाला ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सिटी का नाम शो हो जाएगा। अब मान लो मुझे यहाँ पे सोनीपत की जगह यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट योर सिटी नेम, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा सबसे पहला ऑप्शन है ना, मैं उसको मिटाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा ऐसे सिलेक्ट योर सिटी नेम। और जो दिल्ली वाला ऑप्शन था एक और बनाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिल्ली। और यार आपको ये वैल्यू भी चेंज करनी है, अपना भिवाड़ी, ये है अपना सोनीपत। तो कौन कौन इस शहर से है नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना। ये अपनी दिल्ली, ये अपना मुंबई। तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि ये तो डाटाबेस में स्टोर ही नहीं होना ना। तो जब आप अब ब्राउज़र पर आओगे और ये देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट योर सिटी नेम। इस पर क्लिक कर कर आप अपनी सिटी का नाम चूज़ कर सकते हो। सो माय फ्रेंड्स, ये थी अपनी HTML की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टैग्स के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में बताया, बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स के बारे में बताया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, कोई भी एक वेबसाइट उठाना, कोई भी वेबसाइट उठा लेना और आपको क्या करना है, उसका HTML का लेआउट बनाना है। मैं इस वीडियो में आपको बनवा के नहीं दिखा रहा, जो अगली वीडियो आएगी मैं उसमें आपको HTML के प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो हम कैसे एक वेबसाइट का बढ़िया लेआउट बना सकते हैं HTML की हेल्प से, हमें कैसे टैग्स को यूज़ करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब आपका क्या होमवर्क है, आपको कोई भी एक वेबसाइट उठानी है और उसका लेआउट तैयार करना है। गूगल आपके पास है, आप रेफरेंस ले सकते हो। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको अलग लग रही है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया,
तो आप क्या कर सकते हो, अपना रेफरेंस ले सकते हो गूगल से और ट्राई करो जितना हो जाए। चाहे आप 2 टैग लिखो, आपको मुझे दिखाना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तीनों का लिंक मिल जाएगा। जहां पर आप कंफर्टेबल हो आप वहां पर दिखाओ, लेकिन आपको दिखाना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है ना, फिर तो आपको पक्का दिखाना है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमें अच्छे से वेबसाइट का लेआउट कैसे बनाना है, और साथ ही हम एक पेमेंट फॉर्म डिजाइन करेंगे या हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करेंगे। और हाँ, आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मुझे डिजाइन करके दिखा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।